हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख राजवंश थे उनके विषय में हमने चर्चा कर ली थी पिछली वीडियोज़ में। तो आज का जो हमारा आखिरी वीडियो रह जाता है उसमें हम दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य, साहित्य, विविध और उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण इसने 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार के पास इसका निर्माण करवाया था। और अलाई दरवाज़ा के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो दीवारें हैं, अलाई दरवाज़ा की जो दीवारें हैं, इनमें प्रथम बार घोड़े की नाल जो होती है उसके आकार की मेहराब का यूज हुआ है। प्रथम बार घोड़े की नाल के आकार का मेहराब का यूज किस में हुआ है? अलाई दरवाज़ा में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, इन तीनों ने इनके निर्माण में योगदान किया था। अब बात करते हैं कि कैसे योगदान दिया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कुतुब मीनार है इसका नाम कैसे पड़ा कुतुब मीनार, या फिर किसके नाम पर रखा गया? तो एक सूफी ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा जाता है। और उसके जब शासन होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता है, उस समय ये कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। उसके बाद जब इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश इसके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाता है। निर्माण कार्य को पूर्ण कौन करवाता है? फिर इल्तुतमिश। शासन फिरोज तुगलक का आता है। तो फिरोज तुगलक क्या करता है कि इसके शासनकाल में जब कुतुब मीनार 4 मंजिला बनी होती थी, तो इसकी जो चौथी मंजिल होती थी, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसको क्षति पहुंचती है, यानी कि ये नष्ट हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि इसकी जो चौथी मंजिल होती है इसका निर्माण दोबारा से करवाता है। फिरोज शाह तुगलक इसका निर्माण दोबारा से करवाएगा और साथ ही साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाएगा। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार एक गोलाकार आकृति में 5 मंजिला इमारत स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इनमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं आगरा में, बाराबंकी में, एटा में या फिर इटावा में। यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए एटा में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। एटा में इनका जन्म 1253 में यूपी के एटा में हुआ था। और जो अमीर खुसरो का नाम है वो सही नाम क्या होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका जो पूरा नाम है वो है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, इनका पूरा नाम होता है। और जो अमीर खुसरो रहते हैं इन्होंने अपने आप को तूतिए हिंद भी कहा है, तूतिए हिंद। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से तूतिए हिंद अपने आप को कौन सा शासक कहता था? तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आप सोचेंगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने इसको पीपीटी में क्यों नहीं रखा, आपको सॉल्व क्यों नहीं कराया? तो उसका रीज़न भी यही है कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लेता हूँ आपको सॉल्व कराने के लिए। मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ और
उस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा था। तो मुझे नहीं लगता कि इसको पीपीटी में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? एक पुस्तक है किताबुल हिंद, और इसके रचयिता कौन है, इसकी रचना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, अलवर्नी या फिर शम्स ए सिराज अफरीद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए अलवर्नी। अलवर्नी इज़ द राइट आंसर। अलवर्नी एक अरब से आने वाला यात्री था। अलवर्नी अरब से आने वाला यात्री था जिसने किताबुल हिंद की रचना की। तो यहाँ से इतने ही पॉइंट बनते हैं आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन हैं शेख जमालुद्दीन, अलवर्नी, मिनहाजुस सिराज या फिर जियाउद्दीन वर्नी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी। अब तबकात ए नासरी से आप गैस कर सकते हैं कि ये किसके विषय में लिखी हुई हो सकती है या किसको समर्पित ये किताब है। तो नासरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं नासरुद्दीन को समर्पित ये किताब होती है। और इस किताब में जो शासक होता है मोहम्मद गौरी की भारत विजय का भी वर्णन मिलता है। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? आपके ऑप्शंस हैं अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी इज द राइट आंसर। देखिए होता क्या है कि फारसी, जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण होता है और मुसलमानों का जब आगमन हो जाता है, तो उनके आगमन के समय ही यहाँ पर फारसी भाषा का प्रचलन होता है। फारसी भाषा का विकास कब होता है? मुसलमानों के या मुस्लिम विजेताओं के आगमन के प्रारंभ में। और जब इनका स्थायित्व हो जाता है भारत में मुसलमानों का, उस टाइम इनकी जो फारसी भाषा होती है वो राजभाषा बन जाती है। फारसी भाषा राजभाषा कब बन जाती है? मुस्लिम विजेताओं के स्थायित्व के बाद। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम है फतुहात-ए फिरोज शाही। क्या नाम है? फतुहात-ए फिरोज शाही। और कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है, या बायोग्राफी क्या होती है और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। तो आपको बता दें कि ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है, ठीक है। और बायोग्राफी वो होती है कि जिसके बारे में लिखा जाता है वो खुद नहीं लिखता है इसको, बल्कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, ये होती है बायोग्राफी। अब बात करते हैं फिरोज तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्या लिखी है? फतुहात-ए फिरोज शाही। और फतुहात-ए फिरोज शाही में ये स्वयं को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करना चाहता था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ शासक दिए हैं और उनसे संबंधित उनके स्थान दिए हैं। अब आपको यहाँ पर पढ़ के डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा शासक है जो अपने स्थान से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं। बहादुर शाह गुजरात से क्या हैं? तो अभी गैस करेंगे। चांद बीवी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली या बाज बहादुर मालवा। इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जो अपने स्थान से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले बात करें बहादुर शाह की, तो ये गुजरात से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है ये। और जब बात करते हैं रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका रही है, ये बात बिल्कुल सही है।
और जितने बच्चों ने एमपी पढ़ी है तो उनको ये भी पता होगा कि जो बाज बहादुर है वो मालवा से संबंधित है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है चांद बीबी। क्या चांद बीबी अवध से संबंधित है? तो देखते हैं। तो चांद बीबी की अगर बात करें ये थी कौन, तो चांद बीबी हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। किसकी थी? हुसैन निजाम शाह की। एक शासक हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी चांद बीबी, वो अहमदनगर के थे। तो चांद बीबी का संबंध यहाँ पर अवध से नहीं बल्कि अहमदनगर से हो जाएगा। चांद बीबी का संबंध हो जाएगा अहमदनगर से, ना कि अवध से। तो अवध ये गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मध्य प्रदेश के पीएससी में 2017 बैच में पूछा गया है। तो वैसे तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही होते हैं। मैं आपको सारे ऐसे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। और संभावना क्या होती है कि जो आगामी आपके परीक्षाएं हैं या तो वही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, और अगर रिपीट नहीं हुए तो उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित आपका कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने प्रश्न आ चुके हैं वो तो हम यहाँ पे कवर कर ही लेते हैं, और उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर हम वो भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ये क्वेश्चन आपको जब तुगलक वंश कराया था मैंने तब ये डिटेल में बताया था। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन शासनकाल की बात कर लेते हैं कि खिलजी वंश का जो शासनकाल रहता है वो कब रहता है। तो खिलजी वंश का रहता है 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 यानी कि 30 वर्ष। और अगर तुगलक वंश की बात करें तो इनका रहता है 1320 से 1414 तक, यानी कि इनका रहता है 94 ईयर्स यानी कि 94 साल। 94 साल तक तुगलक वंश का रहता है। और अगर बात करें सैयद वंश की तो सैयद वंश का रहता है 1414 से लेकर 1451 तक, यानी कि 37 वर्ष। और लोधी वंश की बात करें तो इसका शासनकाल रहता है 1451 से 1526 तक, यानी कि 75 वर्ष समथिंग। तो उसके बाद जब 1526 के बाद तो ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म ही हो जाता है, जब बाबर का आक्रमण होता है भारत में और इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है पानीपत का, और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके वह मुगल वंश की स्थापना करता है। इतनी जानकारी मिलती है। तो अब बात करें शासनकाल की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि खिलजी वंश का मात्र 30 साल रहा है और बाकी सब इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा खिलजी वंश का सबसे कम समय तक शासन रहा है, और अगर सबसे ज़्यादा समय तक की बात की जाए तो वो तुगलक वंश का रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? आपके ऑप्शंस हैं सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए जौहर प्रथा। जौहर प्रथा इज़ द राइट आंसर। तो जो जौहर प्रथा होती थी ये क्या होती थी? जब राजपूत शासक मुस्लिम शासकों से पराजित हो जाते थे, जब ये पराजित हो जाते थे तो इनके घर की जो भी लेडीज़ या फिर जो इनकी रानियां रहती थी उनको खतरा उत्पन्न हो जाता था, और उनको उसी खतरे से बचाने के लिए इनके यहाँ एक अग्निकुंड हुआ करता था, अग्निकुंड। और जब राजपूत राजा पराजित हो जाते थे तो इनके घर की जितनी भी लेडीज़ और रानियां हुआ करती थी तो ये अपने आप को उसी कुंड में आत्मदाह कर देती, अपने आप को जला देती थी। इसी को जौहर कहा जाता था और इसी को जौहर प्रथा। और बात करें अगर इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत तो वैसे काफ़ी समय से चली आ रही थी, लेकिन वो बहुत ही कम, लेकिन जो इसकी जौहर प्रथा को बढ़ावा मिला वो राजपूतों के समय मिला। तो अगर आपको शुरुआत का पूछा जाए तब भी यहाँ पर राजपूतों के समय ही होगा। जौहर प्रथा की शुरुआत कब हुई? वो राजपूतों के समय में हुई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जौनपुर नगर निम्नांकित में से स्थापित किया गया था किसकी स्मृति में? निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था।
तो जौनपुर जो नगर था वो किसकी याद में बनवाया गया था? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए, देखो यहाँ से ही कनेक्ट कीजिए आप, जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है इसका नाम जौना खां होता है, जौना खां। जौना खां से ही इस जौनपुर नगर की स्थापना होती है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में जौनपुर बनवाया जाता है, नगर की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करता है? इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया गया था। और अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि इस नगर की स्थापना किसने की थी, तो सही आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, इनमें से किसने की थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, अली आबिद शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या मुजाहिद शाह ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है अलाउद्दीन हसन ने। अलाउद्दीन हसन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर या बंगलौर। तो सही आंसर होगा गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। अब बात करें हैदराबाद की, तो यहाँ पर बहमनी वंश का राज रहा है, बहमनी वंश के जो रहा है उनकी राजधानी रही है। और बात करें एक वंश होता था यादव और वारंगल वंश, यादव और वारंगल वंश, तो इनका भी यहाँ पर अधिकार रहा है। और जब मुगल वंश का शासक आता है औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके हैदराबाद को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा MPPSC के प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरी महल किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं सूरज सेन ने, मानसिंह तोमर ने, तेज करण ने या अकबर ने। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा मानसिंह तोमर ने। मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में गुजरी महल का निर्माण करवाया था और इसे गुजरी महल को स्थापत्य के क्षेत्र में अद्भुत नमूना कहा जाता है, अद्भुत नमूना। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है और कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मिडिवल हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखनी है अपनी हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के साथ, और मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि यहाँ पर हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं, आपके जो आगामी परीक्षाएं होने वाली, यहाँ से बिल्कुल भी आउट नहीं जाएगा, ये आप विश्वास रखिए। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट रहते हैं उनको लेकर। थैंक यू।